दोस्तों, पीपल्स करंट में आपका पुनः एक बार स्वागत है। विपक्ष के नेता और लोकसभा में सांसद और विपक्ष नेता राहुल गांधी, इनके संदर्भ में ओम बिरला जो लोकसभा के सभापति है, इन्होंने जो हाल ही में टिप्पणी सभागृह में की थी कि जिसको उन्होंने संसद के इतिहास को एक तरह से उपदेश के रूप में देकर कहा कि इस संसद सभागृह में माँ बेटी, बाप बेटे, ये सब सांसद रहे, इतिहास रहा है। तो ये इतिहास देने की वजह एक तरह से उपदेशक के रूप में सभापति महोदय ओम बिरला जी ने दी। और उसके बाद राहुल गांधी जब इसके संदर्भ में कांग्रेस के नेता कुछ बोलना चाहते थे तो उसके पहले ही सभापति ने या सभाध्यक्ष ने सभागृह को कुछ समय के लिए अडजन कर दिया। और उसके बाद राहुल गांधी जब बाहर आए, मीडिया से रूबरू हुए, उन्होंने बात कही तो वो ये कहते हैं कि मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जाता। सभापति या सभाध्यक्ष जो लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला, वो बोलने नहीं देते। और जब भी मैं कुछ बात कहने को खड़ा होता हूं तो लोकसभा अध्यक्ष भाग खड़े हो जाते हैं, रन अवे, ये शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। तो इसको लेकर देश में खूब बवाल हुआ, समाज माध्यमों में इसकी जम के चर्चा भी हुई। हाल ही में हमने देखा था कि इस संदर्भ में अगर हम बात कहें तो राहुल गांधी जो टी शर्ट भारत जोड़ो की यात्रा को लेकर उन्होंने 2 यात्राएं की और उसके बाद उनका वो परमानेंट एक तरह से सिंबल बन गया है आम लोगों में जाने के लिए, मिलने जुलने के लिए, और ये उनका व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुका है टी शर्ट। लेकिन इस पर नसीहत देते हुए सभाध्यक्ष ओम बिरला जी ने उनको कहा कि सभागृह का एक अपना ओहदा होता है और उस तरह से कपड़े भी पहनने चाहिए। और खासतौर पे उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का नाम लेकर, प्रतिपक्ष ये बात कहकर, ऐसी लाइन कहकर उन्होंने ये बात कही। तो हाल ही के दिनों में इसके संदर्भ में एक बात मैं विषय से हम कुछ बात कहने के पहले एक बात मैं कहता हूं कि हाल ही के दिनों में जो रशिया और यूक्रेन की घमासान जारी है उस पर अभी कुछ न कुछ तरकीब निकलने को दिखती है। लेकिन उससे पहले यूक्रेन के अध्यक्ष जेलेंस्की जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष है, उनसे मुलाकात के लिए जब अमेरिका गए तो उनके साथ बात करते हुए राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह से बात की और किस तरह से उसको पूरी दुनिया में वायरल भी उन्होंने कर दिया। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी पत्रकार ने उनको पूछा भी था कि यहां पर जब राष्ट्राध्यक्ष की तरफ कभी कोई भी मिलने को आता है तो उसका एक ड्रेस कोड होता है, 3 पीस होता है, कोट होता है, टॉय होती है। तो उसका जेलेंस्की ने बहुत सही जवाब, और जो जवाब पूरी दुनिया को सोचने को मजबूर कर देता है। और जेलेंस्की उस अवस्था में कैसे आए इस बात को वो न्यायपूर्ण भी कर देती है। उन्होंने कहा था कि यूक्रेन में युद्धग्रस्त देश से हूं, अगर ये युद्ध थम जाए तो मुझे भी ये लगता है कि मैं सूट बूट में रहूं, टॉय में रहूं, कोट में रहूं। तो जब कोई व्यक्तित्व इतना बड़ा एक राष्ट्र का अध्यक्ष दूसरे राष्ट्र के अध्यक्ष को मिलने जाता है, वो एक ड्रेस कोड पे जाता है और पत्रकार जब सवाल पूछते हैं और जो जेलेंस्की जवाब देते हैं तो उन्होंने पूरी दुनिया के पत्रकारों को इस तरह से उनकी जबान चुप कर दी है कि आपको सोचना चाहिए कि किस स्थिति में किस राष्ट्राध्यक्ष या किस सत्ताधीश को कैसे रहना चाहिए। हालांकि ये बात हो गई विदेश की, हम फिर से हमारे देश की ओर आते हैं। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संदर्भ में जो टिप्पणी हुई उसके बाद राहुल गांधी ने मीडिया को आकर कहा कि हमको बोलने नहीं दिया जाता सभागृह में, और सभागृह डेमोक्रेसी या लोकतंत्र के माध्यम से नहीं चलता, संविधान के माध्यम से नहीं चलता। अलग तरह से ये नई जो डेफिनेशन गढ़ी जा रही है संसद में, नए तरीके से संसद चल रही है। हालांकि इसको लेकर बवाल भी हो चुका है। लेकिन क्या इस संदर्भ में, जैसे अब आज हम देख लेते कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड होता है, कॉर्पोरेट जगत में एक तरह से ड्रेस कोड मान लो वो ये हो जाता है कि कोई बूट पहने, शर्ट पहने, शर्टिंग करे, पैंट पहने, हर एक कोई टॉय और कोट पहने ऐसी बात नहीं होती। लेकिन वो कॉर्पोरेट का एक अपना प्राइवेट सेक्शन है। लेकिन जब गवर्नमेंट में भी कोई जॉब करता है तो उसका भी एक ड्रेस कोड नहीं होता है। लेकिन आमतौर पे ये सोची जाती है कि ऑफिस में अगर जाते तो उस तरह से जाना चाहिए, शर्टिंग वगैरह करके जाते हैं लोग। लेकिन जब बात जब होती है कि कभी न कभी स्त्रियों के
वेश पर, परिधानों पर जब चर्चा हो जाती है देश में कि स्त्रियों ने या लड़कियों ने जींस नहीं पहननी चाहिए, इस तरह से कपड़े पहनने चाहिए, इस पर जब कोई बवाल छेड़ देता है, तो इस संदर्भ में जो प्रतिगामी स्थिति होती है विचारों की, उसके वही लोग इस सिचुएशन को लाते हैं, इस पर चर्चा भी करते हैं। अगर राहुल गांधी टी शर्ट पहनते तो उनके टी शर्ट पे पहले तो जब यात्रा शुरू हुई उनकी, तो तब ये बात कही गई थी कि वो 49,000 का टी शर्ट पहनते हैं। पता नहीं, आम आदमी को तो इस पर भी शक हो जाता है कि 49,000 का कोई टी शर्ट मिलता है। इस पर भी आम आदमी, क्योंकि वो पहुंच नहीं होती, वो सोच नहीं होती है, वो कितने में मिलता है पता नहीं कि, लेकिन आम आदमी को 200 की टी शर्ट, 150 की टी शर्ट रास्ते पे तो मिल जाती है। तो वो टी शर्ट किस तरह की होगी पता नहीं होता है, लेकिन वो बात छिड़ी। आज तो संसद में 2 दिन पहले सभाध्यक्ष, लोकसभा के सभापति ओम बिरला जी ने यह बात कह दी कि वो नेता प्रतिपक्ष इस सभागृह के संदर्भ में 349 जो रूल है, जो नियम है, उसके तहत जो बातें कही गई उसका पालन करे। हालांकि कौन क्या पहने कैसे जाए इस बात में हम नहीं पड़ना चाहते हैं, लेकिन जब भी ड्रेस कोड की बात इस देश में निकलती है तो कहीं ना कहीं वो उनके पूर्व विचारधाराओं को लेकर ही निकलती है। यदि हम देखें तो इस देश में अगर प्राचीन काल से अगर हम देखें तो राजे भी रहे, किंग्स रहे, बुद्ध काल से भी हम देखते हैं कि वहां पे सम्राट अशोक से परंपरा हम देख रहे हैं कि सम्राट अशोक का आज भी अगर हम कोई तस्वीर देख लेते तो उसमें उनका अहदा होता, अलग ओहदा होता है, उनके सरदारों का अलग होता है, ये सब दिखता है, लेकिन उसके लिए किसी ने फरमान नहीं जारी किया होता है। उसके बाद जब जो भी राजे रजवाड़े इस देश में रहे तो उनका भी अपना एक ड्रेस कोड अपने परंपरा के अनुसार उन्होंने चलाया। हालांकि जब मुगल और उनके बादशाहों का जब दौर आया हिस्ट्री में, तो उनका भी एक अपना ओहदा है, और हम देखते हैं कि पेशवाओं का अपना एक अलग ड्रेस कोड उनके लिए रहा। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले ड्रेस कोड के संदर्भ में अगर किसी ने सख्ती की बात कही है कि किसको कैसे कपड़े पहनने चाहिए, तो ये सबसे बात पहले हुई पेशवाओं के राज में, जिसको हम पेशवाई कहते हैं। तो इनके राज में हमेशा आदेश निकलते रहे किन लोगों ने किस तरह की ड्रेस पहननी चाहिए। हमेशा वो हायरार्की जो होती है कास्ट सिस्टम की, उसको लेकर वो ड्रेस कोड भी रखते। हालांकि 4 वर्णों में सबसे जो ऊपरी वर्ण होता है ब्राह्मणों का, उसके बाद क्षत्रियों का, फिर वैश्यों का, फिर शूद्रों का, और उसके बाद शूद्र ए भी वर्ण में आते हैं, जिनको आज हम ओबीसी कहते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास कहते हैं, वो भी वर्ण के अंदर आते हैं। 4 वर्ण के वो सबसे आखिरी वर्ण होते। लेकिन उस समय के जो अस्पृश्य होते हैं, जो आदिवासी होते हैं, उनका उनका इस वर्ण व्यवस्था में भी कोई समावेश नहीं था। तो ब्राह्मण से लेकर अस्पृश्यता तक आदिवासियों अगर वो उसके इर्द गिर्द अगर होते, तो इन सबके लिए ड्रेस कोड अगर कभी बना इस देश में पहला ड्रेस कोड, तो वो पेशवाई में ही बना। तो किसने कैसे कपड़े पहनने चाहिए इसका आदेश जब राज्य व्यवस्था देती है, तो इसका इतिहास है कि वो कहीं ना कहीं इस देश के विषमता की व्यवस्था से, जातिगत और जो क्रमिक असमानता की व्यवस्था है उससे वो जुड़ी हुई होती है। भले ही लोकसभा के अध्यक्ष अपनी सभागृह की गरिमा को मद्देनजर रखते हुए वो कहते होंगे, लेकिन वो लोकसभा अध्यक्ष जिस पार्टी से बने हैं, उस पार्टी की विचारधारा और उस पार्टी का मातृ संगठन जो आरएसएस है, उनकी विचारधारा लोकसभा अध्यक्ष के मन में क्या सदैव बनी रहती है। इसी का परिणाम है कि वो सभागृह में ड्रेस कोड के संदर्भ में खुलेआम बात करते हैं। तो ये जो ड्रेस कोड की बात होती है, सबसे पहले जिनके दिमाग में आती है, जिनके विचारों में आती है, वो इस देश की सबसे बड़ी विषमतावादी मनु की व्यवस्था की प्रचलित व्यवस्था होती है, उन्हीं के मन में आती है। इसलिए पेशवाई में ही इस आदेश का प्रारंभ होता है। क्या आज के लोकतंत्र के इस सभागृह के प्रमुख ओम बिरला जी अगर वो सभागृह में सभापति है, तो उनको किसी पार्टी विशेष की विचारधारा को अपने मन में, अपने दिलो दिमाग में नहीं रखना चाहिए। ये राष्ट्र को या देश को अभिप्रेत होता है। लेकिन जब वो इस तरह से आदेश करेंगे,
वो सभागृह को भले ही करे, लेकिन इस पर सामाजिक सोच होगी, क्योंकि ये उनकी सोच कहां से आती है, इस पे बहस होगी। अगर इस तरह से सार्वजनिक तौर पे वो कोई भी उपदेश अगर करना चाहते हैं, तो सार्वजनिक तौर पे उस पर चर्चा जरूर होगी। तो ये मद्देनजर रखते हुए इस बात को सोचना चाहिए, जिसको लेकर ये ड्रेस कोड की बात जो होती है, ये आमतौर पे पेशवाई में ही हुई है। तो क्या ओम बिरला जी आज के लोकतंत्र के सभागृह में इस तरह की सोच अपने दिलो दिमाग में रखते हैं? इसका जवाब वो राष्ट्र को दे। दूसरी बात, आज ही इंडियन एक्सप्रेस जैसे देश के एक बड़े अखबार ने देश के 100 लोगों की एक लिस्ट जारी की है। हालांकि उनकी वो लिस्ट जो है ऑनलाइन जिस क्रम से दिखती है, वो प्रिंटिंग में उस क्रम से है नहीं, और प्रिंटिंग में जो है वो ऑनलाइन में उस क्रम से है नहीं। लेकिन फिर भी प्रिंटिंग जो होकर आती है, उसमें अगर हम देखें तो पहले 8 व्यक्ति जो है भारत के सबसे प्रभावी व्यक्तित्व में, जो पहले 8 लोग हैं, वो पूर्णतया भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। जिसमें अपवाद हम एक कर सकते हैं कि चौथे नंबर पर जो नाम उन्होंने लिया है वो आरएसएस के प्रमुख का है। हालांकि 100 नंबरों की उन्होंने लिस्ट पूरी जारी की है, तो इस पे चर्चा करना ये हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन इस लिस्ट को जो बनाई गई है वो किस आधार पे बनाई गई, उसका क्या क्राइटेरिया है, तो ये कोई उसमें उसका विवरण नहीं है, और ना ही विवरण है और ना ही उसके कोई संदर्भ है। लेकिन उन्होंने हर एक को नंबर दे के रखा है। तो जो उन्होंने पहला नंबर दिया है, हम जानते हैं कि वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही उन्होंने पहला नंबर दिया है, और वो बात रखी है कि वो लगातार 11 साल से इस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। दूसरा स्थान हम देखते हैं कि उन्होंने अमित शाह को ही दिया है। तीसरा जो जयशंकर है, जो विदेश नीति के मंत्रालय के प्रमुख है, उनको दे के रखा है। चौथा स्थान उन्होंने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को दिया है। तो इस तरह से पांचवा जो स्थान है उन्होंने निर्मला सीतारामन, जो देश की वित्त मंत्री है, इनको दे के रखा है। और छठवां आदित्य योगीनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनको दिया है। सातवां राजनाथ सिंह, जो कि इस मिनिस्ट्री में वो जिनके तरफ मिनिस्ट्री है कैबिनेट की, उनको दे के रखा है। और अश्विनी वैष्णव को 8वां नंबर है, और राहुल गांधी में इसको 9वां नंबर दिया गया है। लेकिन टिप्पणी में उनके एडिटोरियल में वो ये कहते हैं कि केवल नेता विपक्ष होने के आधार पर राहुल गांधी को 9वें स्थान पे नंबर मिला है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं वो पिछड़े हुए हैं, पीछे उनका नंबर है, लेकिन नेता विपक्ष के लिए उनको यह नंबर दिया गया। लेकिन इस संदर्भ में एक बात मैं कह दूं, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, इनके जो नंबर 1 और 2 है, राहुल गांधी का नंबर 9 है। तो जब मोदी और शाह, इन्होंने दोनों ने मिलकर एक बात कही थी कि हम 400 के पार है, और 400 के पार होने के बाद उनके कुछ मंत्रियों ने कहा था कि हम 400 पार होने जा रहे, और ये इसलिए कि संविधान को हम बदल देंगे। और उसी लोकसभा चुनाव में, जिस लोकसभा के आधार पर इंडियन एक्सप्रेस ने इन 8 लोगों को, पहले भाजपा के लोगों को सबसे ज्यादा नंबर ये 100 लिस्ट में है, हालांकि सभी पार्टी के भी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके नंबर पीछे हटे। लेकिन अगर हम एक बात कह दे कि 400 पार कर सत्ता लाने की बात कहने वाले अमित शाह और मोदी जी, इनको सत्ता में 400 पार की बात ही छोड़िए, लेकिन वो अपनी पार्टी को, जो भारतीय जनता पार्टी 2014 और 2019 में उन्होंने पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पक्ष के माध्यम से लिया था, हालांकि फिर भी उन्होंने एनडीए के जो घटक दल है उनको सत्ता में रखा था, लेकिन 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह बहुमत नहीं दिला पाए। और दूसरी तरफ राहुल गांधी, जो कि 10 साल से इस देश की संसद में नेता विपक्ष नहीं था, और 2024 में राहुल गांधी ने कांग्रेस की सीटें केवल दोगुनी नहीं की, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से भी रोका, और संसद में उन्होंने अपनी ताकत बनाई, और इस ताकत के जरिए वो पहली बार, यानी 2014 और 2019 के बाद 2024 में या विरोधी पक्ष नेता संसद में हुए। तो क्या इस तरह की जो व्यक्तित्व की गिनती होती है, रैंकिंग होती है, तो क्या ये सही तरह से होती है? तो ये कोई किसी का संदर्भ लेके या किसी को झुटलाने या सही ठहराने की बात नहीं है। इस बात में यही बात हम कहना चाहते हैं कि इस देश में कोई भी चीज हो तो उसके संदर्भ हो, उसके क्राइटेरिया हो,
और उसमें जेन्युइन वो चीजें दिखे कि किस चीज से ये नंबरों का ओहदा है। हालांकि ड्रेस कोड से लेकर इस नंबर के ओहदे के दोनों विषय अलग अलग है, लेकिन दोनों की मानसिकता को हमें जरूर परखना होगा। ये बात अगर आपको ठीक लगे तो हमारा वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों में शेयर करें और हां, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें। धन्यवाद।